In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum to everyone. My name is Kaina. Today I will discuss about personality. So let's have a look. Personality is a Latin root. Persona means mask. In ancient word, the persona as a mask is worn by the actors. But nowadays the meaning of mask is rejected. So the new meaning of personality is the quality or effect of being a person, the visible aspect of one's character as it impresses others. The personality is defined as the distinctive and the characteristic pattern of thoughts, emotions, and behavior that makes on an individual personal style of interacting with the physical and the social environment. इसमें हमारे थॉट्स इमोशन और बिहेवियर बनाते हैं जो कि हमें हमारे फिजिकल पेरेंट्स को जाहिर करते हैं और हमें सोशल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं. सो बेसिकली हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन और हमारा बिहेवियर हमारी पर्सनैलिटी की अपीयरेंस है. Different scientists explain different definitions about personality. So the first scientist, who's J.B. Watson, defined personality as personality is a sum of activities that can be discovered by the actual observation over a long enough period of time to give a reliable information. सम ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स जो होते हैं वो हमें मतलब कोई एक बंदा जो हमारे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मतलब हमारे इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर को वो ऑब्जर्व कर रहा होता है लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वो बाद में हमारी पर्सनैलिटी होती है उस पर एक रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. The second scientist, Albert, defined personality as the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determines her or her unique adjustment to his environment. Simply अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो डायनामिक मीन होते हैं चेंजेस. वो इंडिविजुअल जो अपने अंदर चेंजेस लाता है वो अपनी इन्वायरमेंट के लिए चेंजेस लाता है. मतलब एक इंसान जिसने एडजस्टमेंट करनी है अपनी इन्वायरमेंट में, अगर वो इन्वायरमेंट चेंज कर रहा है तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाएगा. अपने बिहेवियर में, अपनी लैंग्वेज में, अपने कल्चर में वो अपने को डिफरेंट करेगा, थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी इन्वायरमेंट जो है वो उसमें अपीयरेंस अपनी ज़ाहिर कर सके, उसमें रह सके. सिंपली डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब यही है कि वो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को डिफरेंट तरीक़ों से चेंज करने की कोशिश करता है. जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे नॉर्दर्न एरिया से आने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट बेसिकली नॉर्दर्न एरिया से आते हैं तो वो खुद को अपनी इन्वायरमेंट को छोड़कर वो दूसरी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपनी इन्वायरमेंट को छोड़कर दूसरी जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं वहाँ पर खुद को एडजस्ट करते हैं. सो बेसिकली डायनामिक हमारी पर्सनैलिटी जो है वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे हमारी इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है और इंडिविजुअल्स उसके अंदर एडजस्ट होता है. Now I will tell you about the theory of personality. Who gives the theory of personality? Sigmund Freud, the Australian neurologist, founding father of psychoanalysis. Role of consciousness. इसमें 3 टर्म्स आती हैं, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस, जिसे हम प्री कॉन्शियसनेस भी कहते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की. द करंट स्टेट ऑफ आवर माइंड मतलब हमारे माइंड का करंट स्टेट. एवरीथिंग दैट इज इन आवर प्रेजेंस कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग इनसाइड ऑफ आवर अवेयरनेस. इट्स सिंपल मीन जो कि हमारा प्रेजेंट है, मतलब हम अपने प्रेजेंट को बयान कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, वो हमारी करंट स्टेट है और वो हमारा कॉन्शियसनेस माइंड है. हमारी माइंड का कॉन्शियस होना मतलब उसी टाइम एक्टिव होना. इसमें अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अभी आपको साइकोलॉजी की क्लास दे रही हूँ, एक लेक्चर दे रही हूँ, तो ये मेरी कॉन्शियसनेस है और आप लोग उस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये भी आपकी कॉन्शियसनेस है. Preconscious is also called subconscious. It is of physi in which person has knowledge in his mind, but he or she use the knowledge at the time of need. बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड में इसमें प्री कॉन्शियस में कहा गया है कि एक वो नॉलेज जो हमारे माइंड में होती है, मतलब उस नॉलेज के बारे में इंसान को पता होता है, लेकिन वो उस नॉलेज को यूज़ कब करता है जब उसको उसकी ज़रूरत होती है. मतलब उसके माइंड में ज़रूर होती है वो चीज़, लेकिन वो उसको यूज़ तभी करता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, I'm taking the psychology class. Someone boy come from the outside and ask me about the mean formula of statics. Then my conscious mind taking the class is suddenly stopped and
and think about the pre-conscious, I mean the meaning of stat, formula of stat. Then I can remember from by pre-conscious mind, and then tell that boy the mean formula of statics. Third term is unconsciousness. The unconsciousness is a mind reserve of feelings, thoughts, urges and the memories that outside of our conscious awareness. सिंपल में मतलब हमारी कॉन्शियस सब कॉन्शियस के बाद हमारा अनकॉन्शियस माइंड आता है, जिसमें वो चीज़ें जो हमारे माइंड में होती भी नहीं है, वो अगर होती भी हैं तो बहुत नीचे दर्जे पे होती हैं, जो कि हमारी प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस में नहीं आ पाती। तो बेसिकली अनकॉन्शियस में हमारी वो वाली मेमोरीज होती हैं जो कि हमें कभी एक्सेप्टेबल नहीं होती और ना वाली वो अनप्लेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, एंग्जाइटी और कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा, लाइक दीज फीलिंग्स आर अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्रॉइड ने इधर एक एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में बताया है। सबसे पहले कॉन्शियस, एक दरिया है, उसके ऊपर एक चोटी है, जो चोटी का ऊपर वाला हिस्सा है बेसिकली वो हमारा माइंड है। हमारा माइंड करंट स्टेट में कॉन्शियसनेस को जाहिर करता है। तो ये हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर जो हमें नजर आ रही होगी चोटी, वो होगी हमारी कॉन्शियसनेस। सेकेंड, जो लेयर्स छूकर जा रही हैं, कुछ ऊपर नीचे हो रही हैं उसके साथ टकरा कर, वो हमारा सबकॉन्शियस है। मतलब हमें कुछ याद है हमारे माइंड में, लेकिन वो करंट स्टेट में नहीं है, हमें उसे याद करना पड़ता है। थर्ड स्टेट जो है वो है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस जो होती है वो हमारे माइंड, इस दरिया से हमें वो हिस्सा जो हमें नजर नहीं आता बेसिकली वो हमारा अनकॉन्शियस होता है। हमारे माइंड में वो चीज़ें जो हमें याद अगर हों भी तो माइनस ही, लेकिन ज़्यादातर हमें नहीं याद होती। तो ये वाला बेसिकली जो हमारा हिस्सा होता है ये हमारा अनकॉन्शियस होता है, और हमारे माइंड का भी अनकॉन्शियस हिस्सा जिसमें हमें कुछ भी हमें अवेयर नहीं होता और हमारी पेनफुल फीलिंग्स रहती हैं, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। अब हम बात करेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो की। सो सिगमंड फ्रॉइड, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज मोर देन अ सिंगल कंपाउंड। सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से वो मोर देन सिंगल कंपाउंड पे मतलब कंसिस्ट करती है। दे आर बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स, the id, the ego and the super ego. These three elements making the personality and behavior of humans. id, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं id की। id the primary components of personality. It shows the player experience principle, starvation of immediate satisfaction of all the desire, needs and wants. प्राइमरी कंपोनेंट है, यानी कि बेबी मतलब एक चाइल्ड की बर्थ से ही इट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ये प्लेयर प्रिंसिपल होता है, इसमें खुशी महसूस होती है और इसमें जो नीड्स और डिज़ायर्स होती हैं वो उसको इमीडिएटली प्रोवाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड, एक छोटा बेबी है जिसको भूख लगी हुई है और वो मुसलसल रोई जा रहा है, तो वो उसका रोना उसका मतलब उसको भूख लगी हुई है। जब तक हम उसकी डिज़ायर्स की नीड उसको पूरी नहीं प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो रोता रहेगा। जब उसका ये डिज़ायर उसकी नीड पूरी हो जाएगी तब वो प्लेयर प्रिंसिपल को उसमें प्लेयर प्रिंसिपल जो है वो अडॉप्ट खुद ही आ जाएगा और इसकी वजह से जो है उसकी नीड जो है वो पूरी हो जाएगी, उसको सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये नहीं करते, मतलब अगर बेबी हो जा रहा है तो हम उसे खाना प्रोवाइड नहीं करते तो इसका जो बैकवर्ड रिजल्ट होगा वो बहुत बुरा आएगा। उसको ये उसका डिज़ायर नहीं मिलेगा, मतलब उसको खाना जो है वो वक्त प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो मुसलसल होता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि वो बेबी में एंग्जाइटी आएगी, उसको पता चल जाएगा उसकी नीड जो है वो टाइम पे फुलफिल नहीं हो रही और ये प्रिंसिपल जो है फिर उसके ऊपर अडॉप्ट नहीं होगा और वो सैड फील करेगा, एंग्जाइटी फील करेगा। The second term is ego. So ego is basically the component which is responsible for dealing with reality. ये हमारी रियलिटी के साथ डील करता है। ऑप्टिमल स्टेट दैट मेंटेन बैलेंस बिटवीन हाई एंड लो। सो बेसिकली ये जो होता है ये हमारी हाई और लो लेवल को मेंटेन करता है। हाई लेवल मीन हमारी आईडी और हमारी ईड और हमारी सुपर ईगो के दरमियान जो बैलेंस करता है वो हमारा ईगो होता है। अगर हमारा ईगो जो होगा वो हाईली होगा तो इंसान जो है वो प्राउडली फील करेगा, लेकिन अगर हमारा जो ईगो है वो लो होगा तो इंसान जो है वो सेल्फ स्टीम मतलब उसको शो करेगा। The third term is superego. Superego is the component that holds all our internalized moral standards and the ideals that we acquire from our both पेरेंट्स एंड सोसाइटी। बेसिकली इसमें हमारे इंटरनलाइज हमारे स्टैंडर्ड आइडियल्स होते हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से अपनी सोसाइटी से एक्सेप्ट करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं कि हमें अच्छा बिहेवियर जो है वो हमारे पेरेंट्स देंगे, हमारी सोसाइटी जो कि हमें
अच्छे बिहेवियर को शो ऑफ करने की हमें हेल्प आउट करेगी। इसमें हमें प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर मेकिंग जजमेंट्स। इसमें हमें ये भी होता है कि हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई जाती है, जिसमें हम जज कर सकते हैं कि कौन सा बंदा अपनी राइट पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, वो अपनी क्लासरूम में बैठा है, उसने देखा है कि उसके दोस्त के बैग में जो है वो कुछ पैसे हैं। तो उसका जो इड होगा ना, वो उसको, उसके ईगो को, उस बच्चे को फोर्स करेगा कि तुम इस पैसों को निकाल लो, ये पैसे तुम्हें चाहिए, तुम्हारा डिजायर है, तुम ले लो इसको भी, तुम इससे खुश हो जाओगे। लेकिन जो सुपर ईगो होगी वो कहेगी कि नहीं, तुम एक आइडियल फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया है। तो वो खुद को रोकेगा, और जो उसकी ईगो होगी वो इन दोनों को साथ मिलाकर कोई एक अच्छा तीसरा एक आइडिया निकालेगी, जिसका मतलब होगा कि क्या उसको अगर पैसे चाहिए तो वो उससे अच्छे वे में उस पैसे को ले सके। तो इस तरह से तीनों डिमांड जो है वो एक टाइम में पूरी हो सकेंगी। Psychosexual stages. Sigmund Freud proposed the psychosexual stages. In this stage, the child development play important role. इसमें बेसिकली हम बच्चे की बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक का जो है वो पूरा एक रोल जो है वो पूरा टाइम पीरियड जो है उसमें हम बच्चे को स्टडी करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड की स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज जो है वो है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज की जो एज रेंज होती है वो बर्थ टू 1 ईयर होती है। इसमें एक रेजन जोन जो होता है वो माउथ होता है। बेबी जो है वो हर बर्थ से लेकर जो भी है वो हर चीज़ मुँह में डालने की कोशिश करता है। इसमें इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है द इन्फेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अकर्स थ्रू द माउथ, सो द रूटिंग एंड द सकिंग रिफ्लेक्स इज स्पेशली इम्पोर्टेंट। बेबी जो है वो हर चीज़ अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। वो सकिंग करता है और उसके बाद सकिंग करता है और वो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, मतलब उसको खाना, उसको पता चल जाता है कि उसके ज़रिए उसने खाना है। और ये जो है इसकी एज डेवलपमेंट होती है, ये बर्थ टू 1 ईयर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस दौरान बच्चे को सकिंग, मतलब अगर वो भूखा है और रो रहा है, उसको फूड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो वो उसमें हार्श ट्रीटमेंट आएगा और एंग्जाइटी उसमें आएगी, जिसकी वजह से वो इस स्टेज को फुलफिल नहीं कर सकेगा। इस स्टेज को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको फूड टाइम पे प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट स्टेज, the next stage is phallic stage. The age range is 1 to 6 year. Aggressive zone is gentle. Child began to discover the differentiate between the females and the male. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बेबी जो है वो अपनी मतलब एनल स्टेज से निकल के फैलिक स्टेज पे आता है। फैलिक स्टेज पे आके वो ऑपोजिट अट्रैक्शन होती है, उसकी ऑपोजिट जेंडर के साथ उसकी अट्रैक्शन होती है। वो अपने से जो बॉयज़ होते हैं वो बेसिकली अपने मदर के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं वो बेसिकली फादर के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। इसमें एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आता है, दूसरा इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स आता है। इसमें जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब कि जो बॉयज़ हैं ये सिर्फ ओनली फॉर बॉयज़ होता है। बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो अपनी मदर के साथ अट्रैक्शन फील करते हैं। और इसमें जो अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ऑपोजिट जेंडर जो होता है उसमें इसमें वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकती हैं। नेक्स्ट है एनल स्टेज। The anal stage, the age zone is 1 to 3 years. The aggressive zone is toilet. The majority conflict at this stage is toilet training that the child has to learn to control his or her body needs. इसमें क्या होता है कि एज जोन जो होता है वो हमारा 1 to 3 ईयर हो जाता है, और हमारा जो एग्रेसिव जोन होता है वो हमारा टॉयलेट होता है। मतलब बेबी को इसमें टॉयलेट यूज़ करने की ट्रेनिंग दी जाती है। 1 to 3 ईयर का टाइम होता है। बेबी को बताया जाता है कि वॉशरूम मतलब टॉयलेट यूज़ करने का तरीका बताया जाता है। अगर बेबी इस टॉयलेट ट्रेनिंग को पास आउट ना करे, मतलब अगर उसके इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, उसको प्रॉब्लम्स हो, तो उसका शेम फील करे, तो इसमें आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। मतलब बेबी जो है वो इस स्टेज को फुलफिल नहीं करेगा। वो नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ पर फिक्सेशन भी बहुत ज़्यादा आ सकती है कि बेबी जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा पा रहा। Stage, the latex stage is started. The age range is 6 and puberty. Puberty is approximately 12 to 13 year. इसमें physiosexual development होती है. Physiosexual development is domain same sex friendship and play occurs together. इसमें pre-sexual development होती है, मतलब सेम सेक्स जो होते हैं वो साथ में फ्रेंडशिप करते हैं और साथ में खेलते हैं, जैसे गर्ल्स के साथ और बॉयज़ के साथ। इसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। इसमें जो बेसिकली बच्चे जो हैं वो अपने स्किल्स सीखते हैं, उसके अलावा उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है।
इसमें बच्चे जो है इस स्टेज में आकर बेसिकली बच्चे जो है वो अपने अंदर ईगो और सुपर ईगो को डेवलप कर लेते हैं। लेटेक्स स्टेज में बच्चे ने कम्युनिकेशन स्किल्स और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा था। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो है जेंडर स्टेज, एक लास्ट स्टेज है। एज इसमें होती है पबर्टी होती है, मतलब कि 12-13 से ऑनवर्ड अप टू डेथ तक भी जा सकती है, अप टू डेथ तक होती है। रियलाइजेशन इज अ फुल अडल्ट सेक्सुअलिटी अकर्स हेयर, इसमें फुल सेक्सुअल अडल्टी आ जाती है। ह्यूमन को पता चल जाता है कि उसको चाइल्ड को किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। इसमें बेसिकली रिलेशनशिप्स की बात आती है, मैरिजेस की बात आ जाती है, और आफ्टर मैरिज सेम प्रोसेस पीरियड सेम चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा इस स्टेज में इंसान ग्रो अप कर देता है, वो मेच्योर हो जाता है। मेच्योराइजेशन बेसिकली इसमें वो जोन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ इंसान जो है वो अपनी स्टेजेस कंप्लीट कर पाता है।